सामाजिक विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश। तो बच्चों, नया पाठ शुरू करने से पहले हम एक बार दोहरा लेते हैं कि पिछले पाठों में हमने सल्तनत के बारे में क्या क्या जाना। अब तक हमने जाना कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान हार गए। ये युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद दिल्ली में सल्तनत काल की शुरुआत हुई और भारत में तुर्कों का राज्य स्थापित हो गया। ये जो तुर्क थे, ये दूसरे देशों से आए थे, इसलिए तुर्कों का रहन सहन, भाषा, धर्म और शासन करने के तरीके भी भारतीय शासकों से अलग थे। भारतीय शासक गद्दी पर, सिंहासन पर बैठने के बाद राजा या सम्राट कहे जाते थे, लेकिन तुर्क शासक गद्दी पर बैठने के बाद सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। इसके बाद बच्चों, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ये जो तुर्क राज्य था वो तुर्क सल्तनत कहलाया जाने लगा। और जब 1200 और बच्चों ये तुर्क सल्तनत कहलाया जाने लगा। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश ने दिल्ली की सत्ता संभाली और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। और इल्तुतमिश के समय से ही जो ये तुर्क सल्तनत था, ये दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और हमने इस क्रम में बच्चों ये भी जाना था कि इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान के बाद नासिरुद्दीन महमूद, और नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर अधिकार जमाने के लिए तुर्क और अफगान सरदारों में संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में विजय हुई खिलजी सरदारों की, और इस तरह 1290 ईस्वी में दिल्ली में खिलजी वंश का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब बच्चों, आज के पाठ में हम जानेंगे कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी ने शासन व्यवस्था में क्या क्या किया, उसने कौन से सैनिक सुधार किए, अपने राज्य का विस्तार कहाँ तक किया। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों और सरदारों पर नियंत्रण कैसे किया। फिर हम अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो मंगोलों के आक्रमण हुए थे, उनका उसने कैसे प्रतिरोध किया, ये भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की कृषि नीति और बाजार नियंत्रण नीति के बारे में भी चर्चा करेंगे। और अंत में हम जानेंगे कि खिलजी वंश के समय में साहित्य और कला के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। तो बच्चों, जैसा कि अभी आपने जाना कि बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अधिकार जमाने के लिए तुर्क और अफगान सरदारों में संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में विजयी हुआ खिलजी सरदार, जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इस तरह 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की नींव डाली, खिलजी वंश की स्थापना की। अब बच्चों, ये जो खिलजी थे, ये अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से आए थे। खल्ज का अर्थ अफगानी भाषा में होता है गर्म प्रदेश। तो क्योंकि ये खल्ज से आए थे, इसलिए ये खिलजी कहलाए। और बच्चों, जो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ये एक उदार और सहिष्णु शासक था। यानी ये अपने विरोधियों के प्रति भी कठोरता नहीं बरतता था, बल्कि उनके गलत कामों के लिए ये उनको क्षमा कर देता था। और तुर्क सरदारों से तो ये संघर्ष करके गद्दी पर बैठा ही था, तो तुर्क सरदार अभी भी इसके राज्य में रहकर इसके विरोध में षड्यंत्र रचते रहते थे। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उनको दंड देने की बजाय उन्हें संतुष्ट और प्रसन्न करने का प्रयास करता था। अब बच्चों, सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक भतीजा था
जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कड़ा और अवध का इक्तादार था। इक्तादार शब्द आप पिछले पाठों में पढ़ चुके हो। आपने ये जाना था कि सल्तनत जो है वो प्रांतों में विभाजित थी। इन्हीं प्रांतों को इक्ता कहा जाता था और प्रांत का जो सेनापति होता था उसे इक्तादार कहते थे। तो जो ये अलाउद्दीन खिलजी था ये अवध और कड़ा का इक्तादार था। अलाउद्दीन खिलजी कुशल योद्धा था। उसने देवगिरी, दक्षिण के देवगिरी राज्य पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। देवगिरी से जीत के अलावा अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सा धन भी प्राप्त हुआ। लेकिन कड़ा पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। सिंहासन पाने के लिए, गद्दी पाने के लिए उसने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। अब बच्चों, अब हम देखेंगे कि जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की हत्या हो गई तो आगे सल्तनत में कहानी कैसे बढ़ी। तो बच्चों, ये जो अलाउद्दीन था इसने क्या किया, उसके बाद यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करने के बाद इसने खुद को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी तख्त पर बैठा तो दिल्ली में अव्यवस्था फैली हुई थी। दिल्ली में सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा था। लेकिन अलाउद्दीन फिरोज खिलजी योद्धा तो अच्छा था ही, साथ में वो चतुर राजनीतिज्ञ भी था। इसलिए उसने इन सारी परिस्थितियों को देखा, समझा और धैर्यपूर्वक सोच समझकर नई नई नीतियां बनाई। सबसे पहले उसने क्या किया कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो नरम नीतियां बनाई हुई थी, जो संतुष्टिकरण की नीतियां बनाई हुई थी, उन सबको त्याग दिया और उनके स्थान पर कठोर नियम बना दिए और उन कठोर नियमों को उसने सख्ती से लागू भी किया। इसके अलावा उसने अपने राज्य की प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अनेक योजनाएं बनाईं। और बच्चों, इन कठोर नियमों और सुनियोजित योजनाओं के बल पर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में अपने साम्राज्य को विस्तार करने में और विशाल साम्राज्य बनाने में सफल भी रहा। तो अब हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये कौन कौन सी नीतियां बनाई थीं। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन में से, राज्य में से धर्म को अलग किया, यानी राजनीति और धर्म को अलग अलग कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी से पहले के सभी शासक अपने कामकाज चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए उलेमाओं यानी धर्म गुरुओं की सलाह लेते थे, उन्हीं की सलाह अनुसार राजकाज करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को प्रशासन के कार्यों में, सरकारी कामों में उलेमाओं की दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने उसको अलग किया और उनकी दखल अंदाजी को वो पसंद नहीं करता था। इसलिए ना तो वो अपने काम करने के लिए उलेमाओं की सलाह लेता था और यदि वो कोई सलाह देते भी थे तो वो उन्हें मानता भी नहीं था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला काम क्या किया, राज्य में से धर्म और राजनीति को अलग अलग कर दिया। अब देखते हैं बच्चों कि उसने आगे क्या किया। जैसा कि अभी आपने जाना कि अलाउद्दीन खिलजी अव्यवस्था की स्थिति में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और अव्यवस्था क्या थी बच्चों कि एक तरफ तो ये उलेमा थे जो राज्य के आंतरिक काम, हर बात में दखल अंदाजी करते थे। दूसरी तरफ अमीर और सरदार थे जो कि तरह तरह के विद्रोह करते रहते थे। और तीसरी तरफ थे मंगोल आक्रमणकारी। ये भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आक्रमण करते रहते थे। अब ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी को जब अपना साम्राज्य सुदृढ़ करना था तो उसने सबसे पहले एक विशाल और स्थायी सेना का निर्माण किया। उससे पहले के जो शासक होते थे वो कई बार सेना को सिर्फ युद्ध के समय ही रखते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना बनाई। एक बार जो सेना बन जाती थी वो चाहे युद्ध की स्थिति हो या युद्ध ना हो तब भी वो सेना लगातार रूप से रहती थी। तो उसने स्थायी सेना का निर्माण किया और ये स्थायी सेना विशाल भी थी। उसके सेना में 4,75,000 सैनिक थे
और इन सैनिकों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती थी। ऐसा नहीं था कि कोई भी सेना में भर्ती हो जाएगा, बल्कि जो लोग घुड़सवारी करने में, हथियार चलाने में पारंगत होते थे, माहिर होते थे, सिर्फ उन्हीं को सेना में रखा जाता था। इसके अलावा बच्चों, अलाउद्दीन ने एक और काम शुरू किया कि वो सैनिकों का हुलिया रखता था। हुलिया का मतलब है कि वो कैसे दिखाई देते हैं, उनकी कदकाठी कैसी है, रंग रूप कैसा है, इन सब चीज़ों के लेखे जोखे रखे जाते थे। तो इस तरह सैनिकों के हुलिया रखने की प्रणाली भी उसने शुरू की। इसके अलावा वो सैनिकों को नगद वेतन देता था, यानी नगद वेतन देने की प्रणाली उसने अपनाई। वो अपने सैनिकों को वेतन जो है नगद देता था। और बच्चों, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों पर दाग लगाने की परंपरा शुरू की। इस परंपरा के अनुसार सेना के घोड़ों पर मोहर का एक दाग लगा दिया जाता था, ताकि घोड़ों की पहचान रहे और संख्या भी पता रहे। और इसके अलावा ये इसलिए भी लगाया जाता था ताकि सैनिक सेना के घोड़ों की अदला बदली करके सेना में कोई कमज़ोर घोड़ा ना शामिल कर दें। इस तरह इस घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था शुरू की। इसके अलावा उसने नए किलों का निर्माण कराया, और जो पुराने किले थे सल्तनत में, उनकी भी उसने मरम्मत कराई। इन किलों में सैनिक रहते थे, सेना रहती थी जो कि राज्य की सुरक्षा करती थी। और बच्चों, क्योंकि इन किलों में सेना रहती थी, इसलिए इन किलों में रसद आपूर्ति की, यानी भोजन सामग्री पहुंचाने की भी पूरी व्यवस्था रहती थी। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में एक विशाल और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। अब बच्चों, जब उसने शक्तिशाली सेना बना ली तो सीधा है कि वो तो अपने राज्य का विस्तार करेगा, क्योंकि उसके पास शक्तिशाली सेना है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी राजा था। उसने दिल्ली सल्तनत को उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तृत रूप दिया, विस्तार किया दिल्ली सल्तनत का। और अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर में गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार और चंदेरी राज्यों के राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। तो उत्तर में तो उसने ये विस्तार किया। अब देखते हैं कि दक्षिण में क्या विस्तार किया। बच्चों, जब उत्तर की तरफ उसने विस्तार कर लिया तो उसने अपना रुख दक्षिण में कर दिया। दक्षिण के जितने भी आक्रमण हुए उनकी अगुवाई मलिक काफूर ने की थी। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, और दक्षिण के जितने भी आक्रमण हुए, जितनी भी जीत हुई, उनका श्रेय मलिक काफूर को जाता है। तो बच्चों, इस तरह मलिक काफूर की अगुवाई में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना के वारंगल और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की, और इन राज्यों के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। और अधीनता भी उन्होंने इस शर्त पे स्वीकार कराई कि वो राजा अपने राज्यों में, यानी देवगिरी और वारंगल, होयसल के राजा अपने राज्यों में इसलिए इस शर्त पर शासन कर सकेंगे कि वो अलाउद्दीन खिलजी को वार्षिक कर यानी टैक्स देते रहेंगे। अच्छा बच्चों, सोचो कि इन दक्षिण राज्यों पर अलाउद्दीन खिलजी ने सीधे शासन क्यों नहीं किया। उत्तर में तो उसने सीधे और प्रत्यक्ष रूप से शासन किया, लेकिन दक्षिण के राज्यों पर प्रत्यक्ष शासन उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी चतुर राजनीतिज्ञ था। वो जानता था कि दिल्ली में रहकर दक्षिण के राज्यों पर नियंत्रण करना कठिन होगा, और इसके अलावा उसका दक्षिण के राज्यों पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन एकत्रित करना था। और जब वहाँ के राजाओं ने वार्षिक टैक्स के रूप में धन देना स्वीकार कर लिया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उन राजाओं को अधीनता स्वीकार करके और उन पर अप्रत्यक्ष शासन किया, प्रत्यक्ष नहीं किया। तो बच्चों, इस तरह ये अलाउद्दीन खिलजी का राज्य विस्तार है, जैसा कि पाठ का ही नाम है, सल्तनत का विस्तार। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार उत्तर में गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी आदि राज्यों से लेकर दक्षिण में होयसल, देवगिरी और वारंगल राज्यों तक विस्तार कर दिया था। अब हम देखते हैं अलाउद्दीन ने आगे क्या किया। बच्चों, अमीर और सरदार, इन पर अलाउद्दीन ने नियंत्रण किया।
आप पिछले पाठ में अमीर और सरदारों के बारे में पढ़ चुके हो और आपने ये जाना था कि अमीर और सरदारों का सल्तनत में महत्वपूर्ण स्थान होता था। सुल्तान को अपने पद पर बने रहने के लिए इन अमीर और सरदारों का समर्थन और विश्वास भी जरूरी होता था, क्योंकि ये अमीर सरदार राजा के खिलाफ षड्यंत्र बनाते थे। इसलिए सुल्तान का बहुत सारा समय इन अमीर सरदारों के षड्यंत्रों से बचने के उपायों में ही निकल जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी चतुर राजनीतिज्ञ था। उसने क्या किया कि इन पर नियंत्रण लगा दिया। और देखते हैं बच्चों कि नियंत्रण क्या लगाया था। उसने अपने दरबार के अमीरों पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का ये मानना था कि दावतों और जलसों में एक दूसरे से मिलते रहने से इन अमीर और सरदारों के आपसी संबंध अच्छे बन जाते हैं। इसमें ये फिर एक दूसरे को अपने घर दावतों पे बुलाते हैं, मिलते जुलते हैं, चर्चाएं करते हैं, मिलकर बैठकर बातें करते हैं, तो उन्हें सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचने और विद्रोह करने का समय मिल जाता है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार के अमीर और सरदारों पर मिलने जुलने से, जलसों में जाने से, दावतें करने से, मदिरापान करने एक साथ बैठकर मदिरापान करने पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। इसके अलावा इन अमीर सरदारों के अधिकार में जो राज्य थे उन पर भी अलाउद्दीन ने अपना अधिकार जमा लिया। और बच्चों, इतना ही नहीं बल्कि यदि इन अमीर और सरदारों के घर में कोई सामाजिक कार्यक्रम होता था, कोई घर का फंक्शन होता था, उसे आयोजित करने से पहले उनको सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से आज्ञा लेनी पड़ती थी। इस तरह अमीर सरदारों की उसने दावतों, मदिरापान, गोष्ठियों यानी बैठकर पार्टी करने और मीटिंग करने पर रोक लगा दी थी। और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने इनके पीछे, अमीर और सरदारों के पीछे गुप्तचर रखे हुए थे, यानी जासूस रखे हुए थे। ये हमेशा इन अमीर सरदारों पर नज़र बना के रखते थे। अमीर सरदार कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या बातें करते हैं, इन सारी सूचनाओं को गुप्तचर अलाउद्दीन खिलजी को देते रहते थे। इसलिए किसी भी अमीर सरदार की इतनी हिम्मत, इतना साहस नहीं हो पाता था कि अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ एक शब्द भी बोल सकें या किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र कर सकें। इस तरह कठोर प्रतिबंध लगाकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सल्तनत के अमीर सरदारों को नियंत्रित कर दिया था। आगे है बच्चों मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध। आपने पिछले पाठ में भी मंगोल आक्रमणों के बारे में पढ़ा था कि बलवन के समय भी मंगोलों ने आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। और ये मंगोल आक्रमणकारी कौन थे? ये मध्य एशिया के तिब्बत और चीन में रहने वाली एक जाति थी। ये भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर लगातार आक्रमण करती रहती थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय भी इन्होंने कई आक्रमण किए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के पास तो अपनी एक शक्तिशाली सेना थी, स्थायी सेना थी। कितनी? उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों का पूरी तरह से प्रतिरोध किया। मंगोलों ने कई बार आक्रमण किए, लेकिन हर बार अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणकारियों को पराजित किया। इसके अलावा मंगोल आक्रमणकारी उत्तरी पश्चिमी सीमा से आक्रमण करते थे, तो इस रास्ते में पड़ने वाले पुराने किलों की अलाउद्दीन खिलजी ने मरम्मत कराई और नए किलों का निर्माण कराया। इन किलों में अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कुशल और योग्य सेनापति रहते थे, सैनिक रहते थे, जो कि मंगोल आक्रमणकारियों का सामना करते थे, उन्हें सल्तनत में घुसने से रोकते थे। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों का भी पूरी तरह प्रतिरोध किया। अब हम देखते हैं बच्चों अलाउद्दीन की कृषि नीति। अलाउद्दीन से पहले के सभी शासक कृषि से लिए जाने वाले टैक्स को अंदाजे से वसूल करते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारत का पहला शासक था जिसने भूमि की नाप कराई, यानी भूमि की पैमाइश कराई। इसने कृषि से लिए जाने वाले लगान का एकदम सही अनुमान लगाने के उद्देश्य से भूमि की नाप को कराया। भूमि की नाप कराने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बिस्वा को इकाई माना, यानी भूमि मापने की इकाई बिस्वा थी, और बिस्वा 1 बीघा का 20वां हिस्सा होती थी। और बच्चों इसके अलावा
भूमि से जो खराज ली जाती थी, खराज यानी भूमि से लिए जाने वाला लगान, तो भूमि से जो खराज ली जाती थी वो धन के रूप में नहीं लिया जाता था बल्कि अनाज के रूप में लेता था। और इसका उद्देश्य ये था ताकि नगरों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंच सके। नगरों में रहने वाले लोगों के पास खाद्यान्न कम था क्योंकि कृषि का कार्य तो खेत ग्रामीण गांवों में हो रहा था, इसलिए नगरों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल इत्यादि पहुंच सके, इसके लिए भूमि से लिए जाने वाले टैक्स को धन के रूप में नहीं अपितु अनाज के रूप में लिया जाता था। अब है बच्चों अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण। बच्चों, जैसे कि आपने जाना कि अलाउद्दीन खिलजी अव्यवस्था की स्थिति में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अव्यवस्था क्या थी कि एक तरफ तो मंगोल आक्रमणकारी थे जो देश की बाहरी सीमाओं से आक्रमण कर रहे थे, दूसरी तरफ अमीर और सरदार भी थे जो कि बार बार विद्रोह करते रहते थे, और तीसरी तरफ बात क्या थी कि अलाउद्दीन खुद साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। इन सारी बातों के लिए उसके सामने एक बड़ी और विशाल स्थायी सेना का रखना ज़रूरी था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल और स्थायी सेना रखी। आपने ये भी जाना कि उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे जिन्हें वो नगद वेतन देता था। तो इतनी बड़ी सेना को नगद वेतन देना था और उनकी आवश्यकता के अनुसार, तो इतनी बड़ी सेना को उनकी आवश्यकता के अनुसार नगद वेतन देते रहने से उसका खजाना खाली हो जाता था, इसलिए कम वेतन में सैनिकों का खर्चा चल सके, इस उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण लागू किया। इस बाजार नियंत्रण में सबसे पहले उसने ये काम किया कि बाजार में जो दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें थी, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें थी, उनके दाम निश्चित कर दिए, उनके मूल्य निश्चित कर दिए ताकि निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक अपने जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें, कम वेतन में ही पूरा कर सकें। इस तरह बाजार नियंत्रण में उसने क्या किया, सबसे पहले मूल्यों के चीज़ों के मूल्य निश्चित कर दिए। और बच्चों, बाजार व्यवस्था में जो नियम थे उनका पालन करना व्यापारियों और दुकानदारों के लिए अनिवार्य था। इस व्यवस्था को सफल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कर्मचारियों की नियुक्ति की, और बाजार व्यवस्था के जो कर्मचारी थे उनका जो प्रमुख होता था, जो उनका हेड होता था, उससे शहना या अधीक्षक कहा जाता था। तो बाजार व्यवस्था का जो प्रमुख था उसे शहना या अधीक्षक कहा जाता था। और ये अधीक्षक क्या करता था, ये अधीक्षक और इसके साथी कर्मचारी बाजार में इस बात को सुनिश्चित करते थे कि सभी चीज़ें निर्धारित मूल्यों पे बेची जाएं, और यदि वो देखते थे कि कोई व्यापारी या दुकानदार उन वस्तुओं को उनके निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेच रहा है या फिर नाप तोल में बेईमानी कर रहा है, तो उसको कड़ा दंड दिया जाता था, कठोर दंड की व्यवस्था थी। और बाजार व्यवस्था को सफल बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर रखे थे जो प्रतिदिन अलाउद्दीन खिलजी को बाजार संबंधी बातों की सूचना देते रहते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं भी कभी कभी बाजार आता था और इस बात की जांच पड़ताल करता था कि सभी वस्तुओं को उनके निर्धारित मूल्य से बेचा जा रहा है अथवा नहीं। इसके अलावा बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी ने सरकारी गोदामों की स्थापना की, यानी जो भी अतिरिक्त खाद्यान्न बचता था उसको सरकारी गोदामों में रखा जाता था ताकि अकाल आदि स्थिति में लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्न दिया जा सके, खाद्यान्न की आपूर्ति की जा सके। जब कोई युद्ध की स्थिति होती थी, फसल खराब हो जाती थी या अकाल पड़ जाता था, तो सरकारी गोदामों में से जो खाद्यान्न रखा हुआ होता था उसको प्रजा में बांटा जाता था। इसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता था। और बच्चों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने वाला ये पहला शासक था, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का यही तात्पर्य था कि अकाल आदि की स्थिति में गोदामों के रखे हुए खाद्यान्न को लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाता था। बच्चों, जैसा आजकल भी आप देखते हो कि
राशन की दुकानों पर जो राशन मिलता है वो सामान्य बाजार की तुलना में बहुत सस्ता होता है। तो ये भी वर्तमान समय की सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। बच्चों अब देखते हैं कि खिलजी वंश के समय में कला और साहित्य के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। बच्चों अमीर खुसरो और बर्नी खिलजी दरबार के विद्वान थे। अमीर खुसरो फारसी के एक कवि थे और इनके दोहे, कव्वाली, पहेलियाँ आज भी प्रसिद्ध हैं। एक पहेली आपसे मैं पूछती हूँ, आपको उसका उत्तर स्वयं ढूंढना है। एक गुणी ने यह गुण दीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का कमाल, डाला हरा निकला लाल। सोचो बच्चों इसका उत्तर क्या हो सकता है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल टैंक का निर्माण कराया जिसका नाम हौज खास था। तो ये वो हौज खास है बच्चों जिसका अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में हजार खंबा महल का भी निर्माण कराया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के पास कुव्वत उल इस्लाम नाम की एक मस्जिद है जिसमें एक द्वार बनवाया था, जिस द्वार को अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। इस तरह अलाई दरवाजे का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और बच्चों अब हम देखते हैं कि खिलजी वंश के कौन सा शासक कितने समय तक बैठा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक 6 वर्ष बैठा। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक कुल 20 वर्ष गद्दी पर बैठा। ये खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है और इसने सल्तनत का विस्तार किया, राज्य को उत्तर से दक्षिण तक बड़ा किया। अंतिम शासक मुबारक शाह था जो 1316 से 1320 वर्ष ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर केवल 4 वर्ष बैठा। बच्चों अब शब्दावली है, जो नए शब्द इस पाठ में आए हैं हम उनका अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले उलेमा यानी धर्मगुरु या धर्म अधिकारी, खराज भूमि पर खेती करने वालों से लिए जाने वाला टैक्स या कर, घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था में उनकी पहचान और संख्या को जानने के लिए घोड़ों की पीठ पर मोहर का दाग लगा दिया जाता था। हुलिया किसी व्यक्ति के रंग रूप आदि का ब्यौरा। और बच्चों रसद यानी भोजन सामग्री। अब हम देखते हैं कि आज के पाठ में हमने क्या क्या सीखा। बच्चों आज हमने जाना कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की 1290 में और 1296 तक इसने राज किया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 96 से 1316 तक राज किया। फिर हमने अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासन व्यवस्था, राज्य विस्तार नीति, कृषि नीति, सैनिक सुधार के बारे में चर्चा की। और फिर हमने अमीरों और सरदारों पर जो उसने नियंत्रण लगाए उसके बारे में बात की। हमने उसके मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध, बाजार नियंत्रण और खिलजी काल में साहित्य कला के विकास के बारे में पढ़ा। बच्चों अब ये गतिविधि है, आपको गलत कथन के सामने गलत और सही कथन के सामने सही लिखना है। पहला कथन है खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था। गलत, क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था। सोचो बच्चों, मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था, ये बिल्कुल सही, वो अलाउद्दीन का सेनापति था। दक्षिण की विजयों का श्रेय उसके सेनापति मलिक काफूर को ही जाता था। लगान निश्चित करने के लिए भूमि को गज से मपवाया गया था। गज से नापा था क्या बच्चों? गलत है। किससे नापा था? बिस्वा से मापा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया, ये तो बिल्कुल ठीक है। उसने कुतुब मीनार के पास एक मस्जिद में द्वार बनवाया था जिसे अलाई दरवाज़ा कहते हैं। तो अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया। आगे बच्चों ये अभ्यास कार्य है जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए। बच्चों हमने कई उपायों के बारे में चर्चा की। आपको उन उपायों को अपनी पाठ्य पुस्तक में से दोहराना है और अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद अलाउद्दीन ने भारत के किन किन राज्यों को जीता। सोचो बच्चों, इन सारे राज्यों को आपको ढूंढना है पाठ्य पुस्तक में और लिखना है। जैसे उत्तर में कौन कौन से राज्य जीते थे? गुजरात, रणथंभौर, बाकी आप स्वयं ढूंढना। दक्षिण के राज्य याद है ना बच्चों? देवगिरी, होयसल, वारंगल आदि। बच्चों ये प्रोजेक्ट कार्य है। आपको सरकारी राशन की दुकान पर जाकर ये पता लगाना है कि मार्केट में जिस चीज़, बाज़ार में जो किसी चीज़ का मूल्य है, जैसे गेहूं का जो मूल्य बाज़ार में है वो सरकारी राशन की दुकान पर कितना है, कितना अंतर है दोनों में। चावल और चीनी का मूल्य सामान्य बाज़ार में कितना है और राशन की दुकानों में कितना है, ये आपको एक प्रोजेक्ट कार्य करना है। तो बच्चों आज की कक्षा में बस इतना ही।
अगली कक्षा में नई नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।